सेक्शन 19 कतिपय क्रियाकलाप करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उसके लिए अनुमोदन करेगा जो अन्य एक्टिविटीज हैं उनके लिए। तो कौन सी हो सकती हैं, तो देखते हैं सेक्शन 19(1) में। धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति सहयोजित ज्ञान को, अपना सेक्शन 3 में देखा था ना, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता से, उसकी बात कर रहे हैं। ज्ञान को अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए अथवा भारत में होने वाले या भारत के बाहर से विपरीत जैव संसाधन से संबंधित किसी अनुसंधान के परिणामों के अंतरण को प्राप्त करने के लिए आश्रित है। ठीक है, मतलब जो ज्ञान है जैव विविधता से संबंधित या जो अनुसंधान है, जो रिसर्च की है, या जो कमर्शियल उपयोग हो सकता है उनका, या जो जैव का सर्वेक्षण हुआ है, और इसके अलावा वो कह रहे हैं भारत में होने वाले, भारत से बाहर अभिप्राप्त जैव संसाधन, भारत में होने वाले मतलब भारत में जो उत्पन्न होते हैं ऐसे जैव संसाधन, और जिन पे भारत के बाहर जो प्राप्त किए जाते हैं, ले जाए जाते हैं, उससे संबंधित संसाधन के बारे में ये अनुसंधान है, परिणाम के अंतरण के बारे में है, या उससे संबंधित है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदन कराना। ऐसे प्रारूप में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करेगा और ऐसी फीस का संदाय करेगा, मतलब जो फॉर्मेट दिया होगा उस फॉर्मेट के हिसाब से नेशनल बायोडाइवर्सिटी ट्रिब्यूनल को वो एप्लीकेशन देंगे, और जो फीस उसके लिए निर्धारित है उसका उनको पेमेंट करना पड़ेगा, पेड करनी पड़ेगी, संदाय करना पड़ेगा, जो कि भेद की जाए, मतलब वो प्रिस्क्राइब की जाएगी या उसके लिए निर्धारित की गई है। 19(2) कहता है कोई व्यक्ति जो भारत में या भारत के बाहर धारा 6 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी पेटेंट के लिए या बौद्धिक संपदा संरक्षण के किसी अन्य प्रारूप के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा जो भेद किया जाए। क्या प्रिस्क्राइब किया जाए, जो सेक्शन 6 के अंतर्गत यदि उसको पेटेंट से संबंधित तो कोई बौद्धिक संपदा से संबंधित संरक्षण के लिए यदि कुछ आवेदन लगाना है, तो उसको निर्धारित जो प्रारूप है इसके अंतर्गत वो क्या करेगा, आवेदन करेगा, और यहाँ पे वो फीस अदा करेगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आवेदन कर सकेगा जो भेद की जाए, जो फीस होगी वो भी, और जो प्रारूप होगा उसके हिसाब से वो आवेदन करेगा। कौन, कोई व्यक्ति जो भारत में या भारत के बाहर धारा 6 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी पेटेंट के लिए, पेटेंट मैंने आपको बताया था, पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारी है उस पर अपना उसको एकाधिकार करना है या पेटेंट करवानी है, ताकि उसका उपयोग वही कर सके, उसकी अनुमति से ही उसका उपयोग किया जा सके, तो उसको भी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को आवेदन करना पड़ेगा। और जो फॉर्मेट है या जो प्रारूप है वो भेद है। वहीं 3 है, उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझे और यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए गठित किसी विशेष समिति से परामर्श करने के पश्चात आदेश द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा, और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जाए, जिनके अंतर्गत रॉयल्टी के रूप में प्रभारों का अधिरूपण या आवेदन को नामंजूर करने के कारण सम्मिलित होंगे। 19 का क्लॉज 3 बताता है कि जो उपधारा 1 और उपधारा 2 में जो प्रारूप आए हैं, जो आवेदन आए हैं, उन आवेदनों को जांच करेगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, खुद करेगा या किसी विशेषज्ञ से उसकी जांच करवाएगा। वही विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात उन आवेदनों को वो मिशंस के आधार पर, कुछ नियमों के आधार पर अनुमोदित कर सकता है, अनुमोदन दे सकता है, उसमें शर्तें और कंडीशन लगा सकता है जो उनको आवश्यक हैं, और जिनके अंतर्गत रॉयल्टी के रूप में के प्रभारों का अधिरूपण, मतलब जो रॉयल्टी के रूप में उनको प्राप्त होता है उस पर भी प्रभारों का अधिरूपण किया सकता है, प्रभार लगाए सकते हैं। और इसके अलावा आवेदन को नामंजूर करने के कारण भी देने पड़ेंगे। मान लो आवेदन ने मंजूर कर लिया तो ठीक है, और मंजूर नहीं किया तो नामंजूर करने के वो कारण हम उनको देने पड़ेंगे। परंतु यह कि नामंजूरी का ऐसा कोई आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। वहाँ पे एक बात और वो करना है कि यदि किसी आवेदन को नामंजूर किया जाता है तो ऐसा नामंजूरी का जो आदेश है, जो सामने वाला व्यक्ति जिसने आवेदन किया था उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, और सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके आवेदन को नामंजूर नहीं किया जाएगा। तो 3 था। चौथा कहता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन दिए गए प्रत्येक अनुमोदन की सार्वजनिक सूचना देगा। अच्छा, इसके अलावा जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ट्रिब्यूनल है वो इस सेक्शन, मतलब सेक्शन 19 के अधीन जो भी अनुमोदन देगा वो सार्वजनिक सूचना उसकी दी जाएगी। सेक्शन 20 जैव संसाधन या ज्ञान का अंतरण। अब वो बात करते हैं जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एसेस है या नॉलेज है उसके ट्रांसफर के बारे में। तो सेक्शन 20 का क्लॉज 1 कहता है कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 19 के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया है किसी ऐसे जैव संसाधन या उससे सहबद्ध ज्ञान को जो उक्त अनुमोदन की विषय वस्तु है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं करेगा। क्या कहा हमने, स्पष्ट कंडीशन डाल दिया उसमें कि कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदन किया, आवेदन किया था और उसको अनुमोदन प्राप्त हो गया है,
और जैव संसाधन है उससे सहबद्ध ज्ञान। जैव संसाधन माने कोई भी बायोडाइवर्सिटी संबंधित चीज़ हो सकती है, उससे सहबद्ध ज्ञान मतलब उससे संबंधित या उसके आसपास का जो ज्ञान है या उसके बारे में जो ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। जो उक्त अनुमोदन की विषय वस्तु है, जो अनुमोदन हुआ था उससे संबंधित विषय वस्तु है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं करेगा, उसके बिना अंतरित नहीं करेगा। मतलब उस ज्ञान को जब तक कि वो जैव बायोडाइवर्सिटी नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्राधिकरण से अनुमति नहीं ले लेता तब तक कि वो अंतरित नहीं करेगा, उस ज्ञान को ट्रांसफर किसी को भी नहीं करेगा। ऐसा सेक्शन 20 का क्लॉज 1 कहता है। वहीं 2 कहता है कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी जैव संसाधन है उससे सहबद्ध ज्ञान को अंतरित करना चाहता है, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आवेदन करेगा। जो व्यक्ति पहले तो उन्होंने कह दिया नहीं करेगा बिना अनुमति के, यदि फिर भी उसको ज्ञान को ट्रांसफर करना है, अंतरण करना है, तो उसको जो प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप में आवेदन करेगा। तब यदि नेशनल बायोडाइवर्सिटी ट्रिब्यूनल उसकी अनुमोदन कर देता है तभी वो ट्रांसफर कर पाएगा। अच्छा, वो प्रारूप क्या है, भेद किया जाएगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा, मतलब सब लॉफुल है, लॉ के बिना कुछ भी काम चलेगा। तो 20 का 3 कहता है उपधारा 2 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी जांच करने के पश्चात जिन्हें वह उचित समझे और यदि आवश्यक हो इस प्रयोजन के लिए गठित किसी विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात आदेश द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए अनुमोदन दे सकता है और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगा जो आवश्यक समझी जाएं, जिनके अंतर्गत रॉयल्टी के रूप में व्यवहारों का अधिरूपण या आवेदन को नामंजूर करने के कारण सम्मिलित है। जैसा अपना 19 का क्लॉज 3 था, सेम टू सेम 20 क्लॉज 3 है। मतलब यदि आवेदन की अनुमति देनी है, आवेदन प्राप्त हो गया है, तो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करेगा, जांच करेगी। जांच करने के पश्चात ही उस पर अनुमोदन दे सकती है और वो आवश्यक समझे, उनको लगता है कि नहीं इसकी जाँच तो कोई विशेषज्ञ समिति करे ताकि हम इसको बारे में विशेष जानकारी हमको मिल सके कि हमको इसको इसमें अनुमोदन देना है कि नहीं देना है, तो ऐसा वो कर सकती है। इसके अलावा जो नियम है और जो कंडीशन है, वो शर्तें हैं, वो लगाया जा सकता है। जो रॉयल्टी के रूप में कुछ मिलता है यदि उससे, तो वो प्रभार उस पर लगाए जा सकते हैं और आवेदन को नामंजूर भी किया जा सकता है। परंतु भी सेम टू सेम दे रखा है, यदि नामंजूरी किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूरी नहीं की जाएगी। और वहीं सेक्शन 20 का क्लॉज 4 एक और है जो कहता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस धारा के अधीन दिए गए प्रत्यय अनुमान की सार्वजनिक सूचना देगा। सेम टू सेम होगा यहाँ से 3-4 तो कि जो यदि ऐसा राष्ट्र जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्राधिकरण है सेक्शन 20 के अधीन यदि कोई अनुमोदन दे रहा है तो उसकी सूचना को सार्वजनिक करेगा। सार्वजनिक करेगा मतलब पब्लिक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ताकि सबको पता पड़ जाए कि ऐसी अनुमति प्रदान की गई है। तो ये सेक्शन 20 था। सेक्शन 21 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण साम्यपूर्ण फायदे में हिस्सा बांटने का अवधारणा। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ट्रिब्यूनल है वो जो इक्विटी से संबंधित साम्यपूर्ण जो हिस्से हैं, फायदे हैं, जो फायदा हुआ है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी के ज्ञान से हुआ हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट से हुआ हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी से हुआ हो, चाहे एनवायरमेंट से हुआ हो, तो सब हिस्से के बांटने की बात का उदाहरण यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई कैसे क्या हुआ। तो सेक्शन 21 का क्लॉज 1 कहता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण धारा 19 या धारा 20 के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निबंधनों और शर्तों का जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है उपलब्ध जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों, उनके उपोत्पादों, उनके उपयोग से सहबद्ध नव परिवर्तनों तथा संव्यवहारों और उनसे संबंध उपयोजनों तथा ज्ञान का ऐसे अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति संबंधित स्थानीय निकाय और फायदे के दावेदारों के बीच पारस्परिक रूप से करार किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार साम्यपूर्ण फायदे में हिस्सा बांटना सुनिश्चित है। कि जो सेक्शन 1920 में आवेदन किए थे लोगों ने अनुमोदन के लिए, वो अनुमोदन के आवेदन किए जाते हैं जिससे कि उनको अनुमति मिल जाती है, वो संसाधन का उपयोग करते हैं सर्च के रूप में, रिसर्च के रूप में ज्ञान अर्जित करते हैं और जो स्थानीय लोग भी हैं उनको भी उससे ज्ञान और उससे उपार्जन होता है। उससे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके जो उत्पाद हैं उनका उपयोग होता है और उसके जो उसका ज्ञान है। इसके अलावा जो उससे क्या कर रहे थे अपन क्या देख रहे थे अभी, हाँ, जो नव परिवर्तन है, किसी चीज़ में परिवर्तन कर दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया, उससे नए प्रोडक्ट बना दिए, वो सब उनसे जो भी फायदे उत्पन्न हो रहे हैं वो स्थानीय निकाय फायदे के दावेदारों के बीच पारस्परिक रूप से करार, जो आपस में करार हुए हैं, उसमें एग्रीमेंट्स हुए हैं कि वो कितना किसको हिस्सा मिलेगा, उसके आधार पर
जिसमें शर्तें रहेंगी और साम्यपूर्ण फायदे के हिस्से बांटने को सुनिश्चित करने से संबंधित ये प्रावधान सेक्शन 21 का क्लॉज 1 है, जिसमें कहा गया है कि हिस्से बांटे जाएंगे। कैसे? साम्यपूर्ण तरीके से हिस्सों के बांटने की बात की गई है और उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि वो सब पूर्व निर्धारित है और बाकायदा उनसे संबंधित करार हो गए हैं। इनका क्रू कहता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस निमित्त बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन रहते हुए फायदे में हिस्सा बांटने की अवधारणा को निम्नलिखित किसी या सभी रीति में लागू किया जाएगा। यहाँ पे बता रहे हैं, वो रीति भी बता रहे हैं कि कैसे वो साम्यपूर्ण हिस्सों को बांटने की रीति रहेगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। का 21 का 2 का ए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या जहां फायदे के दावेदारों को ऐसे फायदे के दावेदारों के रूप में पहचाना जाता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संयुक्त स्वामित्व देना। वो संयुक्त रूप से स्वामित्व देंगे, किन किन को देंगे? जहाँ पे फायदे के दावेदार हैं और ऐसे फायदे के दावेदार के रूप में वो पहचाने जाते हैं कि वो फायदे के दावेदार हैं। बौद्धिक संपदा माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार रखते हैं, जो उसका उपयोग करते हैं, जो उनको बनाते हैं, जो उनका सृजन करते हैं, उनमें परिवर्तन करते हैं, उपोत्पाद बनाते हैं और उसके ज्ञान को बढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं। वो सब में यदि बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में है या उससे संबंधित अनुमोदन दे दिया गया है, तो उन सब में भी उसके स्वामित्व के बारे में कि भाई उसका स्वामित्व किसका रहेगा, उसके किस तरह से फायदों का बंटवारा होगा, उनके बारे में का कह रहा है। खा कह रहा है प्रौद्योगिकी का अंतरण, जो प्रौद्योगिकी है माने जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके अंतरण के बारे में कि वो टेक्नोलॉजी अंतरण होगी तो कितनी होगी। सी है ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन, अनुसंधान और विकास एककों का अवस्थान जो फायदे के दावेदारों के बेहतर जीवन स्तर को सुकर बनाते हैं। अच्छा, जो साम्यपूर्ण हिस्सों की बात है वो उनसे संबंधित है जो हमारे जैव संसाधन हैं, उनका उपयोग करने वाले लोग, उनको बनाने वाले लोग, उनको बेचने खरीदने वाले लोग, उनसे नए उत्पाद बनाने वाले लोग, उनमें परिवर्तन करने वाले लोग और इसके अलावा जो उसका ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जिन्हें अनुमोदन प्राप्त किया है या जिन्हें किसी संपदा पर पेटेंट कर लिया है या उन्हें अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग किया है, वो सब लोग चाहे वो स्थानीय हो, चाहे भारत के हों, चाहे भारत के बाहर के हों, उन सब में उस हिस्से को बांटने की बात हो रही है जो उससे अर्जित होगा, जो उससे आय होगी। उस आय को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो उनके रखरखाव में, उनके बढ़ाने में, उनके परिवर्तन में और उससे संबंध चलने वाली संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। इसलिए उन्होंने कहा साम्यपूर्ण हिस्से बांटने वाली बात। और वो साम्यपूर्ण हिस्सा किस किस में बांटा जाएगा, वो नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण निर्धारित करेगा कि कौन उसके हकदार हैं। ई में ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन, अनुसंधान, उत्पादन माने उत्पन्न करना, अनुसंधान माने रिसर्च करना, विकास माने उनका डेवलपमेंट करना, एकाकों का विस्थापन जो फायदे के दावेदारों के बेहतर जीवन स्तर और जो उसका उपयोग करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने वाली बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बहुत संसाधन का रखरखाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका जीवन स्तर मध्यम दर्जे का है, उनको उसके फायदे नहीं मिल रहे, बाकी फायदा दूसरे जो ज्ञान अर्जित करने वाले हैं या जो उसमें से उत्पाद बनाने वाले हैं, एक उत्पाद से नया उत्पाद बनाने वाले हैं, उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका जीवन भी सुकर बनाने के लिए फायदों को बांटा जाएगा। सुकर बनाने के लिए माने सुविधापूर्ण, सुरुचिपूर्ण, कन्वीनियंट बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। 2 का डी है भारतीय वैज्ञानिक संगम फायदों का दावा करने वाले व्यक्ति और जैव संसाधन और जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के अनुसंधान और विकास में लगे स्थानीय व्यक्ति फायदे का दावा करने वाले। इन सब में कौन कौन शामिल है? उन्होंने कहा भारतीय वैज्ञानिक जो हमारे साइंटिस्ट हैं, है ना, जिनका संगम है माने समूह है, फायदों का दावा करने वाले व्यक्ति, जैव संसाधन और जैव सर्वेक्षण। जैव संसाधन माने बायो एसेट्स, जैव सर्वेक्षण मतलब बायो सर्वे और जैव उपयोग माने बायो यूजेस के जो रिसर्च हैं और उनका जो डेवलपमेंट है उसमें लगे स्थानीय व्यक्ति के फायदों के दावों के बारे में भी ये निर्धारित करेंगे। फायदे का दावा करने वालों हेतु की गई सहायता के लिए बौद्धिक पूंजी निधि की स्थापना। वो कह रहे हैं जो फायदे का दावा कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम इसमें लगे हुए हैं और हमको फायदा मिलना चाहिए, तो ऐसे लोगों के बारे में, उनके हेतु के लिए, उनकी सहायता के लिए जो बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल आपकी वो बौद्धिक पूंजी है माने इंटेलेक्चुअल जो निधि है, पूंजी है, निधि है, ऐसे एक फंड की स्थापना की जाएगी जहां पर इस तरह की निधि को कलेक्ट किया जाएगा। 4 है फायदे का दावा करने वालों को धनीय प्रतिकर और अन्य गैर धनीय फायदों का समुदाय जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाए। फायदे का दावा करने वालों, जो फायदे का दावा करने वाले हैं, उनको धनीय प्रतिकर माने धन के रूप में प्रतिकर और अन्य
गैर धनी है, माने जैसे वो धन के रूप में प्रतिकर हो गया, वेतन मिल गया या कंपनसेशन मिल गया या पैसे मिल गए, वो हो गया। इसके अलावा धनीय फायदों के अलावा क्या दूसरे फायदे, जिसमें वो बायो प्रोडक्ट ही मिल गए भाई, जो यूजलेस हैं या जो उपयोग हो चुका है या जिनको अन्य चीज़ों में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हो सकते हैं, वो हिस्से को मिल सकते हैं, जो राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जो जिसको नेशनल बायोडायवर्सिटी ठीक समझती है वो भी बांटेगी। तो सेक्शन 21 का 2 क्या कह रहा था कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए फायदे में हिस्सा बांटने की अवधारणा को निम्नलिखित किसी या सभी रीति में लागू किया जाएगा। मतलब जो नीचे सारी रीतियां दी गई हैं इन सब में उसका उपयोग करेगा, उन सब में फायदे के हिस्सों को बांटने के लिए वो रूल्स ऑफ रेगुलेशन के हिसाब से उनको बांटेगा। उनका 3 क्लॉज कह रहा है कि जहां धन की आवश्यक राशि का हिस्सा बांटने का आदेश दिया जाता है, वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी राशि को राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में जमा करने का आदेश दे सकेगा। अब वो वहां बात कर रहे हैं कि जहां धन की आवश्यक राशि माने एक निश्चित राशि हो गई, एक आवश्यक राशि है, उसको बांटने की बात उन्होंने की आदेश दिया है। तो वहाँ जो नेशनल बायोडायवर्सिटी ट्रिब्यूनल है उस राशि को जो बांटनी जानी है कहाँ पे निर्धारित कहाँ पे जमा करवाएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता निधि में जमा करने का आदेश देगा कि उनकी राशि पे जमा कर दी जाए, वहाँ जमा हो जाए। परंतु यह कि जहाँ जैव संसाधन या ज्ञान किसी विशिष्ट व्यष्टिक समूह या संगठन के परिणाम स्वरूप उपलब्ध था, यहाँ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह निर्देश दे सकेगा कि राशि का किसी करार के निबंधनों के अनुसरण में और ऐसी रीति में जो आवश्यक समझी जाए और विशिष्ट व्यष्टि और व्यष्टि समूह या संगठन को प्रत्यक्षता संदाय की जाए। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं, उसने पट लगा दिया कि वहाँ तो निधि में जमा कर रहे थे कि भैया जमा कर दो। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं ये कि जहाँ जैव संसाधन या ज्ञान किसी विशिष्ट व्यष्टिक माने क्या होता है, यहाँ मैक्रो है, व्यष्टिक माने बड़ा, व्यष्टिक समूह या संगठन के परिणाम स्वरूप उपलब्ध था, उस समूह के माध्यम से या उस समूह या संगठन के माध्यम से वो जब संसाधन उपलब्ध हुआ था, वहाँ राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण डायरेक्ट कर देगा कि उस राशि को उन करारों के माध्यम से जो रिस्ट्रिक्शन के साथ अग्रोपित हैं और उस रीति से जो वो आवश्यक समझे उनको जो विशिष्ट व्यष्टि और व्यष्टि समूह या संगठन हैं उनको प्रत्यक्षता में डायरेक्ट संदाय कर दिया जाए। मतलब एक तो तरीका है कि उसकी निधि में कलेक्शन कर दिया जाए, अब एक तरीका है कि उनको डायरेक्ट ही उनको संदाय कर दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा या तो निधि में जमा कर लेंगे जितनी आवश्यक है राशि या फिर डायरेक्ट उनको दे देंगे। 4th क्लॉज कह रहा है इस धारा के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के परामर्श से विनियमों द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत ये जो नेशनल बायोडायवर्सिटी है हमारी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपस में विचार विमर्श करेगी, एडवाइस लेगी उनकी, और उसके हिसाब से कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाएगी, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बना लेगी और उनको विचित किया जाएगा, माने उनको लिख लिया जाएगा कि भाई ऐसे हमको काम करना है। तो किसका परामर्श लेगी नेशनल बायोडायवर्सिटी? सेक्शन 21 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट से